नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RKT बायोग्राफी में। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बायोग्राफी। तो वीडियो पूरा देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी जी का जन्म गुजरात राज्य के मेहसाना ज़िले के एक छोटे टाउन बाढ़नगर में हुआ था। जब इनका जन्म हुआ तब यह बॉम्बे में था, किंतु अब वर्तमान में यह गुजरात राज्य में स्थित है। दोस्तों, आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जी के परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। इनके पिता एक सड़क व्यापारी थे, जिन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए काफ़ी संघर्ष किया। मोदी जी की माता एक गृहिणी महिला हैं। मोदी जी ने बचपन में अपने परिवार का समर्थन करने के लिए अपने भाइयों के साथ रेलवे स्टेशन में और बस टर्मिनल में चाय भी बेची है। मोदी जी ने अपने बचपन के कई दिनों में कई कठिनाइयों और बाधाओं का सामना किया था, लेकिन अपने चरित्र और साहस की ताकत से उन्होंने सभी चुनौतियों को अवसरों में बदल दिया। इस तरह से इनका शुरुआती जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा। आपको बता दें कि मोदी जी के परिवार का मोद घांची तेली समुदाय से है, जो कि भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से संबंध रखता है। नरेंद्र मोदी जी अपने माता पिता की तीसरी संतान हैं। मोदी जी के बड़े भाई सोमा मोदी की उम्र वर्तमान में 75 वर्ष है। वे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी रह चुके हैं। इनके दूसरे भाई अमृत मोदी एक मशीन ऑपरेटर हैं, जिनकी उम्र 72 साल है। इसके बाद मोदी जी के दो छोटे भाई हैं, एक प्रहलाद मोदी जिनकी उम्र 62 साल है, वे अहमदाबाद में एक शॉप चलाते हैं, एवं दूसरे पंकज मोदी जो कि गांधीनगर में सूचना विभाग में एक क्लर्क के रूप में कार्य करते हैं। दोस्तों, आपको इनके विवाह की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी का विवाह जो है घांची समुदाय की परंपराओं के अनुसार, जो इनकी जाति है उसी परंपराओं के अनुसार 18 साल की उम्र में सन 1968 में जसोदाबेन चिमनलाल के साथ हुआ था। रिपोर्टर के अनुसार कहा गया है कि मोदी जी का अपनी पत्नी से तलाक नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वे एक दूसरों से अलग हो गए। मोदी जी की पत्नी जसोदाबेन गुजरात के एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्य किया करती थीं, जो कि अब रिटायर हो चुकी हैं। सभी लोग जानना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के कितने बच्चे हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि मोदी जी के कोई भी बच्चा नहीं है। शादी के कुछ दिनों बाद ही वो दोनों अलग हो गए थे। नरेंद्र मोदी जी का घर कहाँ है, इसका जवाब अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं बता रहा हूँ कि वर्तमान में जो है अभी दिल्ली में जिसका नाम पंचवटी है, वहाँ रहते हैं। वैसे वे गुजरात के रहने वाले थे। इनकी शिक्षा की बात करें दोस्तों, तो नरेंद्र मोदी जी की शुरुआती शिक्षा बाढ़नगर के स्थानीय स्कूल में पूरी हुई। उन्होंने वहां 1967 तक अपनी हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। उसके बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि उन्होंने स्टेशन में और बस टर्मिनस में चाय बेची है, तो उन्होंने इसी कारण अपना घर छोड़ दिया और फिर उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण कर विविध संस्कृतियों की खोज की। इसके लिए मोदी जी ने उत्तर भारत में स्थित ऋषिकेश एवं हिमालय जैसे स्थानों का दौरा किया। उत्तर पूर्व के हिस्सों में दौरा करने के 2 साल बाद वे भारत लौट आए। इस तरह के मोदी जी ने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ साल तक अपनी आगे की पढ़ाई नहीं की। फिर मोदी जी ने सन 1978 में अपनी उच्च शिक्षा के लिए भारत की दिल्ली यूनिवर्सिटी में एवं उसके बाद अहमदाबाद से गुजरात यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहाँ उन्होंने राजनीति विज्ञान में क्रमशः स्नातक एवं स्नातकोत्तर किया। एक बार मोदी जी ने के एक शिक्षक ने बताया था कि मोदी जी पढ़ाई में सामान्य थे, किंतु वे पुस्तकालय में ज़्यादातर अपना समय बिताया करते थे। उनकी वाद विवाद करने की कला जो है बहुत ही बेहतरीन थी। अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद मोदी जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल होकर फुल टाइम प्रचारक के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको RSS के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक हिंदू राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है, उसमें शामिल होने के लिए अहमदाबाद चले गए। सन 1975 से लेकर 77 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए राष्ट्रीय आपातकालीन के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में RSS में प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके कारण मोदी जी को उस समय अंडरग्राउंड होने के लिए मजबूर होना पड़ा एवं गिरफ्तारी से बचने के लिए भेष बदलकर यात्रा किया करते थे। आपातकाल के विरोध में मोदी जी काफ़ी सक्रिय रहते थे। उन्होंने उस समय सरकार का विरोध करने के लिए कई पर्चे का वितरण किया सहित कई तरह के हथकंडे भी अपनाए। इससे उनका प्रबंधकीय, संगठनात्मक और लीडरशिप कौशल सामने आया। इसके बाद नरेंद्र मोदी राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में शामिल हो गए। इन्हें RSS में लेखन का काम मिला गया।
सन 1985 में आरएसएस द्वारा मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की पार्टी में सम्मिलित होने के बारे में सोचा। सन 1987 में नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से बीजेपी में शामिल हो गए और पहली बार उन्होंने अहमदाबाद नगरपालिका चुनाव में भाजपा के अभियान को व्यवस्थित करने में मदद की। इसमें उनकी भाजपा की जीत हुई। सन 1987 में नरेंद्र मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल होने के बाद रैंक के माध्यम से तेज़ी से उदय हुआ, क्योंकि वे एक बहुत ही बुद्धिमानी व्यक्ति थे। उन्होंने व्यवसायों, छोटे सरकारी एवं हिंदू मूल्यों के निजीकरण को बढ़ावा दिया। इसी साल इन्हें पार्टी में गुजरात ब्रांच के महासचिव के रूप में चुना गया। बात है 1990 की दोस्तों। एल.डी. आडवाणी जी की अयोध्या रथ यात्रा के संचालन में मदद करने के बाद पार्टी के भीतर नरेंद्र मोदी की क्षमताओं को और मान्यता मिली, जो उनका पहला राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक कार्य बन गया था। आपको बता दें दोस्तों कि उसके बाद सन 1991 से लेकर 1992 में मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा हुई। मोदी जी ने सन 1990 में गुजरात विधानसभा चुनावों के बाद गुजरात में भाजपा की उपस्थिति को मजबूत करने के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। सन 1995 में चुनावों में पार्टी ने 121 सीटें जीती, जिसमें गुजरात में पहली बार भाजपा की सरकार बनी और इसके मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बनाए गए। पार्टी थोड़ी समय के लिए सत्ता में रही, जो कि सितंबर 1996 में समाप्त हो गई। सन 1995 में मोदी जी को हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की गतिविधियों को संभालने के लिए भाजपा का राष्ट्रीय सचिव चुना गया और वे नई दिल्ली में स्थानांतरित हो गए, यहीं पर रहने लगे। सन 1998 में जब भाजपा में आंतरिक लीडरशिप विवाद चल रहा था, तब मोदी जी ने उस समय भाजपा की चुनाव जीत का मार्गदर्शन प्रस्तुत किया, जिसके विवादों को सुलझाने में सफलतापूर्वक मदद मिली। इसके बाद इसी साल मोदी जी महासचिव नियुक्त किए गए। इस पद में वे सन 2001 तक कार्यरत थे। उस दौरान मोदी जी को विभिन्न राज्यों में पार्टी संगठन को फिर से लाने की जिम्मेदारी सफलतापूर्वक निभाने का श्रेय भी दिया गया। आपको बता दें दोस्तों कि नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार सन 2001 में विधानसभा का चुनाव लड़ा और राजकोट में 2 में से 1 सीट जीती, जिसके बाद वे गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। दरअसल उस समय केशुभाई पटेल का स्वास्थ्य खराब हो गया था और दूसरी तरफ उपचुनाव में भाजपा राज्य की कुछ विधानसभा सीटें हार गई थी, जिसके बाद बीजेपी का राष्ट्रीय लीडरशिप केशुभाई पटेल के हाथ से लेकर मोदी जी की हाथों में दे दी गई और उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार सौंपा गया। 7 अक्टूबर सन 2001 को मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। इसके बाद उनकी एक के बाद एक जीत निश्चित होती चली गई। सबसे पहले उन्होंने 24 फरवरी 2002 में राजकोट के द्वितीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव जीता। उन्होंने कांग्रेस के अश्विन मेहता को 14,728 वोटों से हराया। दोस्तों आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जी के उपचुनाव जीतने के 3 दिन बाद गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा की एक बहुत बड़ी घटना हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 58 लोगों की हत्या कर दी गई थी, क्योंकि उस समय गोधरा के पास सैकड़ों यात्रियों से भरी एक ट्रेन में, जिसमें ज़्यादातर हिंदू यात्री सवार थे, उसमें आग लगा दी गई थी। इस घटना से मुस्लिमों के विरोध में यह घटना हुई थी, जिसमें यह पूरे गुजरात में फैल गई और गुजरात में सांप्रदायिक रूप से दंगा होने लगे। इस दंगे में लगभग 900 से 2000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। उस दौरान राज्य में मोदी जी की सरकार थी, जिसके कारण उन पर इन दंगों को फैलाने का आरोप लगाया गया। मोदी जी पर लगाए गए आरोप के चलते उन पर चारों तरफ से दबाव बढ़ गया था, जिसके कारण उन्हें अपना मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसीलिए मोदी जी का उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री का कार्यकाल केवल कुछ महीनों का ही था। बस फिर सन 2009 में इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने एक दल बनाया, जो कि इस मामले की जांच करने के लिए बनाया गया था। इस दल का नाम एसआईटी था, जो कि अभी एसआईटी गठित की जाती है। इस दल ने पूरी तरह से जांच करने के बाद 2010 में सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की, जिससे मोदी जी को इस मामले में ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। हालांकि 2013 में इस जांच दल के ऊपर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने मोदी जी के खिलाफ मिले सबूतों को छिपाया है। अब दोस्तों बात आती है जब मोदी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। जब मोदी जी को कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई तो उन्होंने फिर से गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया। मोदी जी के दोबारा गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने राज्य के विकास के लिए कार्य करने शुरू कर दिए। दोस्तों इससे राज्य में काफ़ी परिवर्तन भी आए। उन्होंने गुजरात राज्य में टेक्नोलॉजी और वित्तीय पार्क्स का निर्माण भी किया। 2007 में मोदी जी ने वाइब्रेट गुजरात शिखर सम्मेलन में गुजरात में 6,600 अरब रुपए के रियल एस्टेट निवेश सौदों का हस्ताक्षर भी किया। इसके बाद इस साल जुलाई में नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में लगातार 2063 दिन पूरे कर लिए थे, जिसके चलते उन्होंने सबसे अधिक दिनों तक गुजरात के मुख्यमंत्री पद को संभालने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था।
आपको बता दें दोस्तों कि मोदी जी का यह रिकॉर्ड आगे भी कायम रहा। सन 2007 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में मोदी जी ने दोबारा जीत हासिल की और वे इस बार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाए गए। इस कार्यकाल के दौरान मोदी जी ने राज्य में आर्थिक विकास के बारे में अधिक ध्यान दिया और साथ ही निजीकरण पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने भारत को आकार देने के लिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेरिमेंट सेंटर के रूप में अपनी नीतियों का प्रोत्साहित दिया। मोदी जी के मुख्यमंत्री बनने के इस कार्यकाल में गुजरात ने कृषि विकास दर में काफ़ी वृद्धि हुई। इसकी वृद्धि इतनी थी कि यह भारत के अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी विकासशील राज्य बन गया था। मोदी जी ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली सप्लाई की व्यवस्था भी की, जिससे कृषि को बढ़ाने में मदद मिली। सन 2011 से 2012 के बीच में मोदी जी ने गुजरात में सद्भावना गुडविल मिशन शुरू किया, जो कि राज्य में मुस्लिम समुदाय तक पहुंचाने के लिए शुरू किया गया था। मोदी जी ने कई उपवास भी किए। उनका मानना था कि यह हर एक कदम गुजरात की शांति, एकता और सद्भावना के माहौल को अधिक से अधिक मजबूत रखेगा। दोस्तों, अब बात है इनके चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की। तो सन 2012 में मोदी जी का तीसरी बार मुख्यमंत्री का कार्यकाल समाप्त हो गया और इस साल फिर से गुजरात विधानसभा में चुनाव आयोजित हुए और हर साल की तरह इस साल भी मोदी जी ने ही जीत हासिल की और उन्हें चौथी बार गुजरात के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने का मौका मिला और वो नियुक्त किए गए। इसलिए मोदी जी को राज्य में समृद्धि और विकास लाने का श्रेय भी दिया गया। इसके चलते गुजरात सरकार के प्रमुख के रूप में उस दौरान मोदी जी एक सक्षम शासक के रूप में अपनी पहचान बना रहे थे। उन्हें राज्य की अर्थव्यवस्था के तेज़ी से विकास के लिए भी श्रेय दिया जाता रहा है। इसके अलावा मोदी जी को उनकी पार्टी के चुनावी प्रदर्शन में सबसे आगे रखा गया, क्योंकि वे न केवल पार्टी के सबसे प्रतिभाशाली नेता थे दोस्तों, बल्कि उनके अंदर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में भी प्रतिभा थी। हालांकि कुछ लोगों का मानना था कि राज्य के लोगों के विकास, शिक्षा, पोषण और गरीबी मिटाने में बहुत अच्छी रैंक नहीं रही, लेकिन फिर भी उनके कार्यों में एक और उनकी नीतियों के कारण लोग उन्हें पसंद करते थे। नरेंद्र मोदी जी के चौथी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के एक साल बाद जून में उन्हें भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया और वे इस तरह सन 2014 में होने वाले आम चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में दिखाई दिए, जिसके चलते मोदी जी ने अपना गुजरात मुख्यमंत्री पद त्याग दिया। हालांकि उस दौरान लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ बीजेपी के कुछ सदस्यों ने इस चीज़ का विरोध किया, किंतु फिर भी मोदी जी ने उस दौरान वाराणसी और बड़ोदरा दोनों सीटों पर जीत हासिल की थी और आने वाले आम चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में अपनी जगह बना ली थी। इस चुनाव के दौरान मोदी जी ने पूरे देश में लगभग 437 चुनावी रैलियां की। इन रैलियों में मोदी जी ने कई सारे मुद्दों को जनता के सामने रखा, जिससे जनता ने प्रभावित होकर बीजेपी को वोट दिया। फिर सन 2014 में आम चुनाव में बीजेपी को जीत एक ऐतिहासिक जीत बन गई। इस साल बीजेपी ने पूर्ण बहुमत में आकर 534 में 282 सीटें अपने नाम की और इस तरह से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में एक नया चेहरा बन गए। प्रधानमंत्री पद के लिए जीत हासिल करने के बाद 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की और इस तरह वे देश के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हो गए। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लोगों को उनसे काफ़ी उम्मीदें थीं। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने भारत के कई विकास कार्य किए हैं। उन्होंने विदेशी व्यवसायों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। मोदी जी ने विभिन्न नियमों, परमिट्स और इंस्पेक्शन लागू किए, जिससे कि व्यवसाय अधिक एवं आसानी से बढ़ सके। मोदी जी ने सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर कम खर्च किया और स्वास्थ्य सेवा की तरफ अधिक ध्यान केंद्रित किया। इसके अलावा मोदी जी ने हिंदुत्व, रक्षा, पर्यावरण एवं शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए भी कई प्रयास किए। 2019 लोकसभा चुनाव में मोदी जी का परचम फिर छाया रहा। मोदी क्रांति के दूसरे दलों का बहुत पीछे छोड़ रहे थे। नरेंद्र मोदी जी की पूर्ण बहुमत के साथ 303 सीटें प्राप्त हुईं। अभूतपूर्व जीत हुई। भारत के इतिहास में पहली बार किसी नेता ने लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत से इतनी बड़ी जीत हासिल की थी। भारत की जनता ने इस बार अपना प्रधानमंत्री खुद चुना है और सब ने मोदी जी का पूर्ण विश्वास दिखाया है। मोदी लहर कहो या मोदी क्रांति, इस बार भारत के ये लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से छाए रहे। मोदी जी की वाहवाही चारों तरफ हो रही थी। नरेंद्र मोदी जी के पिछले 5 सालों के काम से जनता बहुत खुश थी, जिसके चलते जनता उन्हें एक बार और मौका देना चाहती थी। उन्नत भारत में के लिए लोगों को मोदी जी से बहुत उम्मीद है। मोदी जी ने भी कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, विजयी भारत। मोदी जी ने इस जीत को बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल बोला। मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में अगली पारी शुरू कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि पिछली बार इस तरह वे पूरे देशवासियों की उम्मीद में खरे उतरेंगे और भारत को कई तरह की ऊंचाइयों में ले जाएंगे।
सन 2014 से लेकर अब तक के कार्यकाल में मोदी जी ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं एवं पहलों के बारे में शुरुआत की है, जिसमें कुछ बारे में जानकारी इस प्रकार है। स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मेक इन इंडिया, गरीब कल्याण योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्टैंड अप इंडिया आदि कई तरह के इन्होंने जो है कार्य किए। तो दोस्तों, अगर आपको नरेंद्र मोदी जी की जीवनी पसंद आई और आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।